नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक सौदे को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी शर्तों के मुताबिक वॉलमार्ट और ओरेकल के साथ वीडियो शेयरिंग ऐप का सौदा नहीं होता है तो वो इसे बंद कर देंगे। ट्रंप ने अपने ताजा बयान से एक दिन पहले ओरेकल तथा वॉलमार्ट के टिकटॉक में हिस्सेदारी लेने की बात कही थी। आपको बता दें कि साथ ही ये भी कहा था कि इस पर काम चल रहा है। उन्होंने शुरुआती सहमति दे दी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन ने कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमें एक प्रभावी नेतृत्व की जरूरत थी, लेकिन ट्रंप घबरा गए और अमेरिका को दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। बिडेन ने कहा है कि ये चिंता की बात है। हम लंबे समय से महामारी के साथ रह रहे थे। हमने बहुत सारे लोगों को खोया है। ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम इस नुकसान, दुख और गुस्से को समझने की क्षमता नहीं खो सकते। बिडेन ने ट्रंप के नेतृत्व पर सवाल उठाया कि कैसे उन्होंने महामारी को संभाला। उन्होंने कहा कि आज दुर्भाग्य से अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 2 लाख पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापक सुधार के अभाव में विश्वास के संकट से गुजर रहा है। दुनिया में बहुप्रतीक्षीय सुधारों की जरूरत है, जिसमें सभी को मौजूदा चुनौतियों से निपटने और मानव कल्याण के लिए आवाज उठाने का मौका मिले। पीएम मोदी ने 4 मिनट के एक वीडियो संदेश के जरिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम पुरानी संरचना के जरिए मौजूदा चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। व्यापक सुधारों के बगैर यूएन को विश्वास के संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सुधार की दिशा में दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। भारत 1 जनवरी 2021 से 2 साल तक इस प्रभावशाली परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। उधर भारत के भारी दबाव के बीच नेपाल एक बार फिर से अपने कदम पीछे हटाने को मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार ने विवादित नक्शे वाली किताबों के वितरण पर रोक लगा दी है और इस किताब में 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले देश का संशोधन राजनीतिक मानचित्र शामिल था। साथ ही भारत ने नेपाल द्वारा हाल ही में किए गए प्रादेशिक दावों के कृत्रिम विस्तार का विरोध किया है, जिसे भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि नेपाल ने अपनी संसद में लिपुलेख के साथ ही कालापानी और जिम्पियाधुरा क्षेत्रों में राजनीतिक मानचित्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट सौंप दिया गया। यह वारंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया। सूत्रों के हवाले से सोमवार को अपनी खबर में बताया गया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पिछले गुरुवार को विदेश विभाग के सचिव के पास ये वारंट भेजा था। बाद में ये वारंट ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के पास भेज दिया गया। यह भी खबर है कि पाकिस्तान जो है ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर शरीफ को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आग्रह कर चुका है। उधर देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि पिछले 4 दिनों में रिकवरी के मामलों की संख्या नए कोरोना के मामलों से ज्यादा हो गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में रिकवरी मामलों की संख्या 44,90,000 से ज्यादा हो गई है। देश का रिकवरी रेट 80% से भी ज्यादा हो चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में 1 लाख से ज्यादा रिकवरी दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोरोना के मामलों को पहले डिटेक्ट कर पाएं, ये जिस वजह से रिकवरी स्थिति अच्छी हुई है। विश्व के कुल कोरोना के मामलों का अगर फीसदी हिसाब लगाया जाए तो 17.7% भारत में इसका हिस्सा है। विश्व की कुल रिकवरी का 19.5% हिस्सा भारत से है। हमारे देश में 44,90,000 रिकवर्ड लोग हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। तो रिकवरी में हम इस समय विश्व में नंबर 1 हैं। दूसरी जो बड़ी हाईलाइट है वो ये है
कि देश का जो रिकवरी रेट है वो 80% से अधिक हो चुका है आज जब हम आपसे बातें कर रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, मुख्य बात है, वो ये कि पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा रिकवरीज देश में दर्ज की गईं। और चौथी जो मुख्य हाईलाइट है वो ये कि अब तक हम 6.5 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं और 12 लाख टेस्ट हमने। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यसभा के निलंबित सदस्यों द्वारा अपने आचरण के लिए माफी मांगे जाने के बाद ही उनका निलंबन रद्द करने पर विचार किया जाएगा। प्रसाद की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। उच्च सदन में सबसे पहले कांग्रेस सदस्यों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के साथ ही वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य भी सदन से उठकर बाहर चले गए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियों द्वारा इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उपचुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब किसानों को हर साल 10,000 रुपये की मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों को 2 किस्तों में 4,000 रुपये दिए जाएंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री कल्याण स्कीम के तहत 6,000 रुपये की भी किसानों को मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश में इस साल खाली सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कम से कम 9 सीटों पर कब्जा जमाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य में होने वाले उपचुनाव प्रदेश के भविष्य को तय करने वाले चुनाव होंगे, जिससे खेती में भी मदद मिलेगी और आमदनी भी बढ़ेगी आपकी। सर अगले कृषक श्री राकेश सिंह तोमर हैं सर, गोहद भिंड से। भिंड, गोहद भिंड। राकेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, प्रणाम प्रणाम मुख्यमंत्री जी। प्रणाम। कैसे हैं राकेश जी आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी जमीन है आपके पास खेती की? सर हमारे पास मात्र 3.5 बीघा जमीन है। 3.5 बीघा। तो कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं उसमें? अभी हमने उड़द और मूंग लगाई है अपने खेत में और रबी की फसल में जो है वो हम सरसों और गेहूं उगाते हैं। अभी मूंग और उड़द कैसी है? हाँ सर अभी तो अच्छी है। अभी हम जो देखभाल कर रहे हैं, अभी थोड़ा पानी की कमी है तो पानी भी की व्यवस्था है वो लगा रहे हैं। उधर किसान बिल को लेकर सियासत के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। रेड्डी आंध्र के कई मुद्दों को लेकर केंद्र में शीर्ष नेतृत्व से मिलने की कोशिश कर रहे थे और इसी कड़ी में दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा उनकी मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से भी होनी है। उधर कानपुर के घाटमपुर विधानसभा में विधायक और कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। क्षेत्र को डिप्टी सीएम ने करीब 272 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात दी और भी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जमकर बरसे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में 40 करोड़ से। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सुरजेवाला बेतुकी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई सार नहीं होता है। किसान जान चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां उनका कंधा इस्तेमाल कर रही हैं। जो कि राजनेता किसानों को आगे करके अपनी राजनीति खेल रहे थे, वो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं।
सुरजेवाला की कोई बात सुन नहीं रहा है। सुरजेवाला बेतुकी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई सार नहीं होता और किसान पूरी तरह से समझ चुका है, किसान जान चुका है कि उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा। इसलिए किसान चुप होकर बैठ गया है और ये जो राजनेता किसानों को आगे करके अपनी राजनीति खेल रहे थे वो पूरी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के जरिए सत्ता में वापसी का गणित भले ही कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो, लेकिन पार्टी जीत के लिए पुरानी परिपाटी को छोड़ने में भी गुरेज नहीं कर रही है। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए उपचुनाव में गांधी परिवार का चेहरा मोर्चा संभाल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उपचुनाव में बुलाया है। प्रियंका दतिया स्थित मां पीताम्बरा देवी के दर्शन के बहाने आ रही हैं, लेकिन वह उपचुनाव की 6 सीटों से गुजरते हुए रोड शो भी करेंगी। उनका कार्यक्रम राजस्थान से सड़क मार्ग से प्रवेश करके मुरैना, ग्वालियर और डबरा होते हुए दतिया तक पहुंचने का बनाया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने जवाब दिया है। दिग्विजय का कहना है कि हमारे इस्तीफे देने से अध्यादेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करने से हमारी सरकार गिर जानी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ऐसे बयानबाजियां करवा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि स्पष्ट किया जाए कि वो बड़ौदा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही दिग्विजय चौटाला आज सिरसा में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। हमारा इस्तीफा देने से ना तो इस अध्यादेश पे कोई असर पड़ेगा, हमारे इस्तीफा देने से ना इसकी वोटिंग पर कोई असर पड़ना था। हमारे इस्तीफा देने से एक चीज़ संभव थी कि हमारी सरकार गिर जाती और कांग्रेस पार्टी के लोगों को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता हरियाणा में। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने किसानों को वाड्रा के साथ मिलकर के दोनों हाथों से ठगा लूटा, कांग्रेस रूपी वो राक्षस जिसने किसानों को हर तरीके से गुमराह किया, हर तरीके से कमज़ोर किया, उसके हाथ में ताकत देना यही औचित्य था इस इस्तीफा मांगने के पीछे, इसके अलावा कोई। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अब बिहार की बात कर रही है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस राज्य को भूल जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने अभी भी बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम बिहार नहीं भेजी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 ही करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते, इनको सिर्फ बिहार ही नजर आएगा और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। 3 दिनों से लगातार जो है बारिश है। बिहार के मुख्यमंत्री को बाढ़ की चिंता नहीं है, जल जमाव की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री अब तक सेंट्रल टीम को नहीं भेजे बाढ़ का जो जायजा लेने के लिए। लगभग 85 लाख आबादी जिससे प्रभावित रही, 17 से 18 जिले प्रभावित रहे। स्पेशल पैकेज जो घोषणा किया था वो पूरा नहीं किया गया और जो स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात थी उसको ये भूल गए। यही प्रधानमंत्री जी हैं, जब मोतिहारी जाते हैं तो कहते हैं कि ये चीनी मिल को हम चालू कराएंगे चुनाव के बाद और यहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे, लेकिन अब तक वो मोतिहारी का चीनी मिल जो है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों में कोरोना काल का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टियां जब जनसंपर्क अभियान चला रही होती हैं तब सरकारी नुमाइंदे कुंभकर्णी नींद में सोए होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्तारूढ़ पार्टी से अलग राजनीतिक पार्टी अपनी जनसंपर्क अभियान रैली चलाते हैं, उन पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने का आरोप लगाकर उन पार्टी के नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहीं मुन्नी देवी की आम सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। साथ ही आपको बता दें कि शाहपुर विधानसभा के दामोदरपुर में एक आम सभा भी की गई और उस सभा में भी अपनी शक्ति प्रदर्शन को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उन्होंने जुटाई, जो कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन है।
यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 5,722 नए मामले सामने आए हैं और 6,589 संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट 81.25% हो गया है। अब तक करीब 5,212 संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में करीब 1,50,085 सैंपलों की जाँच की गई थी और अब तक प्रदेश में कुल करीब 88,26,726 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,722 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 6,589 लोग संक्रमण से उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार जितने लोगों को संक्रमण हुआ उससे 800 से ज्यादा लोग उपचारित होकर के डिस्चार्ज हो गए। इस समय कुल 2,96,183। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ओएसडी का निधन हो गया है। जी हां, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उससे पहले आपको बता दें उनकी पत्नी भी कोरोना से ग्रसित थी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी का निधन हो गया है। जी हां, ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। ओएसडी गोपाल रावत के निधन पर दुख जताते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, मेरी व्यक्तिगत क्षति एक कुशल और योग्य उन्होंने अफसर को खोया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी का निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव थे वो। ओएसडी गोपाल रावत के निधन पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। ट्वीट करके उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। जी हां, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव थे वो और ऐसे में उनका निधन हो गया। गोपाल रावत के निधन पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है, एक कुशल और योग्य अधिकारी थे गोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। पंजाब वासियों ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपने पिंड के राशन डेपो को, नाल के पिंड के राशन डेपो को, किसी और शहर किसी और जिले जाके अपने एक कार्ड को बन सकते। सिर्फ थोड़े वास्ते होएगा और तुसी कितों भी ले सकते। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,41,00,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के मैंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं
और किसी भी विभाग द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा में कोई सवाल नहीं किए जाएं तो इसके लिए कोई भी विधानसभा सत्र नहीं हो रहा है, जिसके चलते जनता के हित वाले जो मुद्दे हैं वो जाहिर तौर पर नहीं उठ पाएंगे और जनता के कामकाज ठप पड़े हैं। राज्य की विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई गई है, वो भी जबकि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। 25 सितंबर तक अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। ये विधानसभा संवाद के लिए है, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, जनता की बात को उठाने के लिए है। और हमारे यहाँ इस विधानसभा में मैं अपना एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने देश की इसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, जिसकी बुनियाद संवाद पर टिकी है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं। उत्तराखंड राज्य एक लंबे संघर्ष के बाद बना। बहुत से लोग शहीद हुए, हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी, जिनकी राज्य निर्माण में कभी में ऐसी परिकल्पना की गई थी कि राज्य में संवाद नहीं होगा, सरकार निरंकुश होगी, किसी की नहीं सुनेगी। परिकल्पना ये की गई थी राज्य निर्माण के समय। पाक है कि नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। जी हां, जमीन के रास्ते हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन अपने आतंकियों को घाटी में नहीं भेज पा रहा, तो अब ड्रोन का सहारा लेना उसने शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हर एक मंसूबे पर भारतीय सेना पानी फेरने का काम कर रही है। भारतीय सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए। आपको बता दें, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन को सेना के जवानों ने मार गिराया। अखनूर के पुलिस पार्टी और सेना ने निवाला खंड के सीमावर्ती इलाके में ड्रोन को मार गिराया है और हथियारों को बरामद किया है, जिसमें 2 AK-47 के साथ ही असॉल्ट राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद था। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की तारीफ की। दरअसल हरिवंश ने राज्यसभा सांसदों के लिए चाय लेकर वो पहुंचे थे और सभी 8 सांसद सदन में उनके निलंबन के खिलाफ संसदीय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है। जिस तरह से उनका व्यवहार था वह बहुत ही आदर के लिए और सम्मान की बात है कि प्रजातंत्र के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ना कि उनको एजिटेशन करके तोड़ने की बात है। जो अपोजिशन एमपीज का जो कार्य था राज्यसभा में वो दुर्भाग्यपूर्ण ही था और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन भी करता है। तो मुझे लगता है कि समझ आनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए इन एमपीज को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो बंद करनी चाहिए। और पार्लियामेंट का जो असली काम है कानून बनाना, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, वह जरूर। उधर अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने जानकारी दी कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि अब अकाली दल पीछे नहीं हटेगा। 25 सितंबर को पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जाएगा। एक वर्चुअल मीटिंग पार्टी के सारे सीनियर लीडर ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ 3 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਥੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ
ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ अपील की। देश भर में किसान बिल का विरोध हो रहा है और विरोध के ये रंग केरल में भी देखने को मिल रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में CPI-M के किसान बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। आपको बता दें कि GPO के पास जुटे माकपा कार्यकर्ताओं ने बिल के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि यह बिल किसानों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड के मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शिफनकोट से बेघर हुए लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली थी और बिना प्रशासनिक इजाज़त के रैली निकालने और प्रदर्शन करने के आरोप में 19 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको ये बता दें कि 3 सप्ताह पहले ही शहर के शिफनकोट में अवैध कब्जाधारियों को यहां से प्रशासन ने हटाने का काम किया था और इन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। शिफनकोट से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया था और उसके बाद पुलिस दमन हमारे पर हुआ और उसके बाद पुलिस ने 25 साथियों पर हमारा केस कर दिया है और आम आदमी पार्टी अब इस जो प्रदर्शन है, जो गरीबों की आवाज़ को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगी। और उनके द्वारा कल एक अवैध रूप से कोरोना महामारी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धाराएं 188, 269, 51B और 3 महामारी अधिनियम के। उधर यूपी से समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार के फिल्म सिटी के प्रस्ताव पर चुटकी लेते हुए कहा कि योगी सरकार समाजवादियों के कामकाज की नकल कर रही है। सपा सरकार के दौरान फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जुमले पे जुमले फेंक रही है, लगातार जुमले, फिर एक नया जुमले। अब वो फिल्म सिटी वाला जुमला लेके आए हैं। वो शायद भूल गए कि आज तक वो समाजवादी के काम का उद्घाटन कर रहे हैं, समाजवादी काम के किए हुए कामों का फीता काट रहे हैं या नाम है नंबर बदल रहे हैं। अब समाजवादी कामों की नकल कर रहे हैं। ये समाजवादी की देन है। ये फिल्म सिटी भी समाजवादी की देन है। फिल्म उद्योग बंधु जो बनाया था वो भी समाजवादी ने बनाया था। अब उसपे भी एक जुमला फेंक के अपने आप को कैश करना चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है बीजेपी कुछ करने वाली नहीं, सिर्फ जुमला फेंकती है। आने वाले दिनों में 2022 में। उधर पूरे देश में किसानों का प्रोटेस्ट संसद में आपको बता दें कि पारित बिलों को लेकर हो रहा है और उड़ीसा के चंडीखोल में भी इसी कड़ी में जोरदार प्रोटेस्ट देखने को मिला है। इसके अलावा यहां किसानों ने फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी आंदोलन लगातार किया है। प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए नेशनल हाईवे 15 पर प्रदर्शन किया गया। जाम की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम भी लग गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन की वजह से ये जाम की स्थिति बनी, आवाजाही थम गई और विरोध प्रदर्शन में शिरकत के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। किसानों को समझाने और मनाने के लिए पुलिस के साथ ही प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर किसानों को इस हाईवे से हटाया गया और जाम को खुलवाया गया। उधर प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जनवरी से जून तक जो पढ़ाई हुई है उसकी परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। ये परीक्षाएं आपको बता दें कि 25 सितंबर से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए प्रदेश भर में करीब 40 परीक्षाएं केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 7,800 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने बताया कि कोविड-19 के चलते सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सामाजिक दूरी सुनिश्चित की गई है। इसके निर्देश दिए गए हैं और बच्चों के एडमिशन कार्ड के साथ ही मास्क पहनने और पानी की बोतल लाने के साथ ही अपना सामान किसी से शेयर न करने की भी हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इस बार जनवरी से जून 2020 तक जो हमारी पढ़ाई हुई उसकी जो परीक्षाएं होनी थी उसके बारे में पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। जो बच्चे रेगुलर सेमेस्टर्स में थे, इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में थे, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर फार्मेसी, उनको हमने यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार सरकार से अनुमति आने के उपरांत उनको प्रीवियस सेमेस्टर्स की परफॉर्मेंस और इस बार की इंटरनल असेसमेंट के अनुसार उनको प्रमोट कर दिया गया है। उनके सारे रिजल्ट्स निकल के। वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ऊर्जा, नई ताकत का एहसास। एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद। एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पतालों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का 13 सितंबर का आदेश पहली नज़र में मनमाना, अनुचित और नागरिकों के साथ ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ICU बिस्तर आरक्षित रखने के आदेशों को खारिज करने की एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्राइवेट के साथ ही आपको बता दें, इस पर याचिका जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया गया है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी अब दान देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक NRI लोगों के लिए बैंक अकाउंट नहीं खुला है। भारत सरकार से अनुमति मिलते ही विदेशों में रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिल जाएगी और इस बात की जानकारी दी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने। विदेशों से दान आना है, लेकिन हमारा अभी NRI का अकाउंट नहीं खुला है। वो पंजाब नेशनल बैंक में खुलने वाला है। जैसी हमको भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, हम अकाउंट खोल देंगे तो विदेशी जो हमारे NRI लोग हैं, विदेशी दानदाता हैं, उसमें अपना डोनेशन जमा करेंगे। एक चेक कोई अमेरिका से किसी सज्जन ने दिया है, भेजा है $1500 का, लेकिन वो रखा हुआ है, सोचते अकाउंट खुल जाए तो उसमें उसका पेमेंट कराया जाए। दान की स्थिति तो जब शिलान्यास हुआ था उस समय तो एक बार बहुत जोरदार मतलब दान। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में गाजियाबाद की बेटी कुमुदनी त्यागी बतौर ऑब्जर्वर चुनी गई हैं। आपको बता दें कि कुमुदनी ने न सिर्फ गाजियाबाद जिले बल्कि प्रदेश और देश का अभिमान बढ़ाया है। संजय नगर सेक्टर 23 में रहने वाली कुमुदनी के पिता प्रवेश त्यागी ने बताया कि एक पिता के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन और क्या होगा जब एक बेटी पर पूरा देश नाच कर रहा हो। अपनी आंखों के सामने बेटी को सपना पूरा करते हुए देख रहा हूं। उसने वह कर दिखाया जो कभी उसने बचपन में करने के बारे में सोचा था। कक्षा 10वीं से ही आर्म्ड फोर्स में जाने के लिए वो जिद करती थी और उसी के लिए दिन रात वो मेहनत करने लगी। बस शब्दों से तो मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है। वो बचपन से ही वो अलग ही थी। मुझे तो पूरा एहसास था कि कुछ तो ये करेगी। मतलब इतना डिसिप्लिन घर में हर समय, मतलब अलग ही थी। मुझे लगता था कि ये कुछ तो अच्छा करेगी। आप माँ हैं मंजुला जी, कितने भाई बहन हैं? कुमुदनी, हाँ कुमुदनी बड़ी है और भाई है छोटा। बेटी इस वक्त देश सेवा में पहुंच गई है और जैसे देश के हालात हैं, एक माँ क्या कहेगी अगर ऐसी जगह पर उसको अभी भेज दिया जाए? मैं तो यही कहूँगी कि बेटा अपना 110% देना, अपने देश के लिए बिल्कुल पीछे मत हटना। मैं तो यही कहूँगी।
अंबाला शहर में हरियाणा के पहले महिला थाने का हरियाणा महिला आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां पर महिला थाने में पहुंचकर उन्होंने महिला थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और थाने में मौजूद लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष महिला पुलिस कर्मियों को भी जरूरी दिशा निर्देश देती नजर आई। जी, आज हम अभी पहली हमारा जो यहाँ पर आज अंबाला में प्रवास है और अंबाला में हमारी आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ जी हमारे साथ हैं और महिला पुलिस थाने के साथ हम लोग अब सेंट्रल जेल अंबाला जाएंगे, वन स्टॉप सेंटर जाएंगे, वृद्धाश्रम जाएंगे और एक और आश्रम है वहाँ भी जाएंगे। 2-3 जगह हैं सेफ होम वगैरह, तो उधर भी हम लोगों का निरीक्षण रहेगा। और आयोग पिछले 3-4 हफ्तों से अलग अलग ज़िलों में प्रवास कर रहा है और इन्हीं सभी वुमेन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में हम लोग अपनी इंस्पेक्शंस और विज़िट कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग ड्यू थी, हमने शुरू में की थी, बीच बीच में करते रहते हैं और एक उधर यूपी के बदायूं में राष्ट्रवादी पार्टी भारत और तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर आपको बता दें हत्या के आरोपियों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनपद बदायूं में 1 माह के भीतर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 ठाकुरों के लड़कों की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसको लेकर राष्ट्रवादी पार्टी भारत और क्षत्रिय समाज के तमाम लोगों ने मालवीय आवास पर एक सभा करके एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभी यहाँ पर गांव पड़ता है ग्राम कठोली में भाई अरुण कुमार सिंह की एक विशेष समुदाय के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसमें स्थानीय जनता प्रतिनिधि के द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर पीड़ित पक्ष को दबाया जा रहा है, मुलजिमों को उसमें छोड़ा जा रहा है। उसी संबंध में उन लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया। एक घटना और जो है ग्राम धनुपुरा में घटित हुई, वहाँ पर भी विशेष समुदाय के द्वारा भाई लक्की को हत्या के प्रयास से मारा गया और आज वह 15 दिनों से वेंटिलेटर पर है। और मैं इसी संबंध में शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि एनएसए के तहत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो जहां एक तरफ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब के बठिंडा में आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और आशा वर्कर के साथ ही आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, रोष प्रदर्शन यहां पर किया। बठिंडा में आपको बता दें कि धरना दिया जा रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। अपनियां मंगां दी खातर लाया, साडियां पंजाब सरकार दे नाल वार-वार मीटिंगां होने के बावजूद भी साडियां कुछ मंगां ने जड़ियां लारियां लप्पियां जी लटक रही ने। असीं काफ़ी समय तो मंग कर रहे हैं कि 2018 दे विच सेंटर सरकार ने साडे मान भत्ते 'च वाधा कीता सी, जिस विचों पंजाब सरकार 600 रुपया वर्कर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने वैनीगंज और टडियावा थाने में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में दर्ज की गई एफआईआर की जानकारी ली और लंबित पड़े मामलों की जल्द से जल्द जांच कर इन मामलों में तेजी लाने के आदेश दिए गए। साथ ही थाने में फैली गंदगी और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई गई। ड्रग्स केस में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच रिया और शोभिक के बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी उनकी ओर से दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। यहाँ तो ड्रग्स मामले में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और इसके पहले 11 सितंबर को मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने रिया और उनके भाई शोभिक के साथ ही 4 अन्य लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उधर नोएडा में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर हंगामा किया। साथ ही आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता विरोधी सरकार है और इससे आम आदमी परेशान है। युवा बेरोजगार भटक रहा है, किसानों की हालत जो है बदहाल है और अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, इस सरकार को जल्द से जल्द हटना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सारे मुख्यालय सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं। इस सरकार की तानाशाही, इस सरकार की गुंडागर्दी, इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों का बुरा हाल है। अपने गुंडागर्दी पे पार्लियामेंट के अंदर किसानों के खिलाफ बिल पास किया, उसके खिलाफ शिक्षा कितनी महंगी हो गई है आप देख लिए। बच्चों की स्कूल फीस माफ नहीं हो रही है, बिजली का बिल दिन पे दिन इतना आ रहा है, काम धंधा है नहीं, किसानों का बिल इतना आ रहा है, आम आदमी का बिल इतना आ रहा है, व्यापारी परेशान है, बिजली बिल। उधर यूपी के बलिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला। पूरा मामला मनियर थाना क्षेत्र के रामपुर पुरवा गेट के पास का है, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद भाग रहे ट्रैक्टर चालक को ग्रामीणों ने धर दबोचा। ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। बीते शुक्रवार यानी कि 18 सितंबर को उनकी घोषणा के बाद से ही फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिल्म जगत के नामचीन लोगों से फिल्म सिटी पर राय ली। वहीं आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अनुपम खेर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी का जो बीज बोया है उसे हम पानी से सींचेंगे और सूरज की रोशनी में यह पलेगा बढ़ेगा, यही मेरी शुभकामना है। उन्होंने कहा है कि यह तो साबित हो ही गया है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में काम करने में विश्वास रखते हैं और बोलने पर विश्वास नहीं रखते, वो काम करने में ही भरोसा रखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव लडावरा का एक वाकया सामने आया, जहां पर एक जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में नाच गाना भी चल रहा था और इसी बीच एक युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए पहुंच गया। जी हां, और इस दरमियान वो नाचने लगा। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने उसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और इस मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने इस मामले में जांच की है। आपको बता दें कि तमंचा लहराने वाले युवक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा भी अब दर्ज किया गया है। झांसी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कुछ लोग डांस कर रहे थे और इसी बीच एक युवक द्वारा एक तमंचे को लहराते हुए का सीन आया था। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि वहीं एक गांव में एक व्यक्ति के यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें कि कुछ लोग वहाँ डांस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें कि नेट की सुविधा शुरू की गई है और यह सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर शाजिया ने बताया है कि यह सुविधा खतरनाक वायरस HIV, हेपेटाइटिस B और C को पता लगाने में मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि टेस्ट रिजल्ट आने से पहले जो देरी होती थी, अब उसमें सुधार आएगा। GMC में न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग की सुविधा शुरू की गई है। NAT कई वायरसों का पता लगाने में मददगार साबित होगी। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया था। ये योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम में उनकी रक्षा भी ये योजना करती है। राजस्थान के सीकर जिले के हजारों किसानों को इसका लाभ जो है सीधे तौर पर मिला है। साथ ही सीकर के पिपराली के किसान चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनकी खरीफ की फसल ओलावृष्टि के कारण खराब हुई थी, लेकिन उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला और वो नुकसान से उबरने में कामयाब रहे। कृषि क्षेत्र में बदलाव के मकसद से लाए गए कृषि बिलों
आपको बता दें कि जींद में भी समर्थन किया जा रहा है। किसान शहर के रानी तालाब क्षेत्र में इकट्ठा हुए और किसानों का कहना है कि यह विधेयक किसानों के पक्ष में है। साथ ही यह भी कहा गया कि विपक्षी पार्टी के लोग बेवजह किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। खबर हिमाचल से है, जहां पर धीरे धीरे अब सैलानियों का जमावड़ा भी पर्यटन रुख की तरफ बढ़ने लगा है। पर्यटन स्थलों की तरफ रुख करने लगे हैं सैलानी। लेकिन आपको बता दें कि कुल्लू में अभी तक साहसिक पर्यटन कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, मंदा पड़ा हुआ है। दरअसल कोरोना का डर अभी भी पर्यटकों के दिलों पर बैठा हुआ है। दरअसल राफ्टिंग एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ठाकुर दास का कहना है कि लंबे समय के बाद उन्हें साहसिक गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश मिले हैं, लेकिन बहुत कम पर्यटक जो है राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, जिनसे उनका कारोबार शुरू ही नहीं हो पाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही पर्यटन का जो कारोबार है वो गति पकड़ेगा और एक बार फिर से ब्यास की धारा में पर्यटक जो है राफ्टिंग का मजा ले सकेंगे। जहाँ तक राफ्टिंग का सवाल है, इस बार कोरोना काल 6 महीने के बाद जो हमारा राफ्टिंग स्ट्रेच अब थोड़ा सा जो राफ्टिंग पॉइंट खुलने लगा है, अभी तक पूर्ण तरह से कोई काउंटर नहीं खुले। अभी 2-3 काउंटर खुले हैं, लेकिन काउंटर तो खुले हैं यहाँ पर। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां की लेबर कॉलोनी इलाके में इन दिनों लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जल निगम की तरफ से आपको बता दें कि हो रही पेयजल की सप्लाई में नलों में जहरीला सांप निकला है और इतना ही नहीं, पानी में दुर्गंध भी आ रही है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वैसे भी भीषण गर्मी से लोगों का जीना जो है बेहाल है, ऊपर से नलों से गंदा पानी, जहरीले सांप निकल रहे हैं। ऐसे में लगातार निगम के कार्यप्रणाली पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पिछले कुछ दिनों से अभिनेत्री पायल घोष की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद खबरों में बने हुए हैं, सुर्खियों में हैं। और आपको बता दें कि अभिनेत्री की ओर से आरोप लगाने के बाद निर्देशक ने भी सोशल मीडिया पर और वकील की ओर से यहां पर स्टेटमेंट जारी करवाकर इसका जवाब दिया है। इसके बाद निर्देशक को लेकर कई पुरानी कहानियां भी सामने आ रही हैं। निर्देशक के साथ काम कर चुके लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। इसी बीच अनुराग के पूर्व असिस्टेंट जयदीप सरकार ने भी एक खुलासा किया है। जयदीप ने ट्वीट में लिखा है कि अनुराग कश्यप से रोल मांगने के लिए कास्टिंग काउच का सहारा लेने को तैयार थीं, यानी वो रोल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थीं। जयदीप ने एक ट्वीट के जरिए इस बात का खुलासा किया है। उधर कर्नाटका और केरल में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के 8 जिलों में रेड अलर्ट जो है घोषित किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का एक दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को उमस भरी गर्मी रही और यहां अगले 2 दिन तक बारिश के आसार नहीं है। पिछले 12 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। अफगानिस्तान में हुए एक घटनाक्रम में शनिवार को कुंदूज प्रांत के खानबाद जिले में सैयद रमजान गांव में हुए हवाई हमले में 24 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। और ये मामला सरकारी फौज की ओर से आपको बता दें हुआ है। देश के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमले में 30 तालिबानी लड़के मारे गए हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि नागरिकों के मारे जाने की खबर की सच्चाई जानी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि हमला तब हुआ जब सरकार के वार्ताकार और तालिबान नेता कतर में पहली बार शांति वार्ता करने वाले हैं। आर्थिक दबाव के चलते ईरान के राष्ट्रपति ने यूएन प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका की तरफ से किए जा रहे सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है। देश की स्थानीय मुद्रा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोइंगो की अगर बात की जाए तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक 75वें सत्र के दौरान ईरान पर यूएन प्रतिबंधों को दोबारा बहाल करने की घोषणा की थी। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते उसकी वैश्विक स्तर पर तेल बेचने की क्षमता में कमी आई है और इस वजह से देश की स्थानीय करेंसी रियाल में डॉलर के मुकाबले 30% की गिरावट दर्ज की गई थी। 2015 में ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में विश्व शक्तियों के साथ
आपको बता दें कि तेहरान के परमाणु समझौते के समय रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले करीब 32,000 थी और इस वक्त करेंसी में भारी गिरावट आने के बाद यह यूएस डॉलर के मुकाबले करीब 2,72,500 पहुंच गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में अब तक बॉलीवुड के कई हीरो हीरोइन के नाम सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, इस बीच खबर यह भी है कि अभिनेत्री दिया मिर्जा भी एनसीबी के रडार पर हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मंगलवार को ही ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान एनसीबी को 40 साल की एक एक्ट्रेस के बारे में पता चला था। कहा जा रहा था कि सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर के बाद अब दिया का नाम भी इस मामले में सामने आ गया है। एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए जल्दी ही बुला सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक इलाके में बर्फ का पिघलना लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से बर्फ पिघलती जा रही है उससे ये अपना रिकॉर्ड तोड़ देगी। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के शोधकर्ताओं ने कहा है कि 15 सितंबर को ये संभावना थी कि बर्फ सबसे अधिक पिघल जाएगी। रिसर्च में ये चीज़ देखने को मिली। आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पर 1.44 मिलियन वर्ग मील महासागर का इलाका बर्फ से ढका हुआ था। चूँकि समुद्री बर्फ का सैटेलाइट से चित्र लेने और उसको मॉनिटर करने का काम 4 दशक पहले ही शुरू हुआ था। ऐसे में ये देखा गया कि साल 2012 में इसमें कमी दर्ज की जा रही है। बॉलीवुड को चुनौती मिली है यूपी से। जी हां, एक दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में छोरा गंगा किनारे वाला के नाम से तहलका मचता था, लेकिन वो बात अमिताभ की थी और मामला फिल्म का था। लेकिन अब एक समान आपको बता दें कि बॉलीवुड खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। एक पैरेलल बॉलीवुड खड़ा करने की तैयारी हो रही है। यूपी का अपना बॉलीवुड होगा। इसी सपने को अमली जामा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में सिने जगत के दिग्गजों के साथ बैठक की। सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। सालों से हिंदुस्तान में फिल्मी कैपिटल का दर्जा पाने वाली मुंबई जो सपनों को पूरा करने वाली नगरी है। बॉलीवुड जहां बसता है, अब उसके समान दूसरी फिल्म सिटी का सपना पंख लगा चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री एक्शन में आ चुके हैं। ये आइडिया वो पहले दे चुके थे और अब वक्त है सपनों की तामील का। योगी ने लखनऊ में फिल्म जगत के दिग्गजों से बात की और यूपी के सपनों की फिल्म सिटी कैसी होगी इस पर गौर किया। सिने जगत की कई बड़ी हस्तियां सीएम योगी के साथ बैठक का हिस्सा बनी। इसमें अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण के अलावा नितिन देसाई, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक जैसे दिग्गज मौजूद थे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो टेक्निकल ग्लिच हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी सरकार काम में विश्वास करती है, बोलने में नहीं। आज की बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ बड़ी शानदार रही, बहुत बढ़िया रही और बड़े अच्छे मूड में उन्होंने सारी बातें सुनी। देखिए ऐसा है कि जब से योगी जी आए हैं तो योगी जी देश के योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं जो फास्ट काम करें। इनको स्लो काम पसंद नहीं है। इनको चाहिए कि जो सोचा गया अगर वो सही है तो उसको पूरा किया जाए। और उसी के लिए हमको इन्होंने 2 दिन पहले ही खबर दी कि आप लोग आइए सब। योगी पूर्णता में यकीन रखने वाले सीएम हैं। उनका कहना था कि यूपी में अधूरा कुछ नहीं रहता। राम की अयोध्या, शिव की काशी, कृष्ण की मथुरा नगरी यही है और ये धरती बुद्ध और महावीर के साथ ही कबीर की भी है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल ये नगरी कल्चर का अनूठा केंद्र है। ऐसे में फिल्म सिटी बनाना वक्त का तकाजा था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तुरंत अभी 1 हफ्ते पहले इनिशिएट कराया
एक एक चीज़ को समझा और ये निर्देश दिया है कि इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी आगे ले जाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे उद्योग विभाग के साथ, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, जो 1000 एकड़ की ज़मीन सेक्टर 21 में है। फिल्म सिटी बहुत सुंदर, खूबसूरत और बहुत बड़ी बनाएंगे। और यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी काफी विशाल होगी। 1000 एकड़ में फैली इस फिल्म सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन पर इस फिल्म सिटी को बनाया जाएगा। ये फिल्म सिटी मथुरा वृंदावन से 60 और आगरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास में ही तैयार हो रहा है। तो तैयार हो जाइए सपनों की नई फिल्म सिटी के लिए। और अगली बार ये बोलिएगा, ये है यमुना नगरिया, तू देख बबुआ। एनवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।